नजर आएगा। नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और अगले 1 घंटे में बात करेंगे तमाम ताजा तरीन और महत्वपूर्ण खबरों की। बात होगी विपक्षी गठबंधन की, जिसमें पीएम पद के चेहरों को लेकर घमासान जारी है। इस पर करेंगे विशेष चर्चा। साथ ही साथ बात करेंगे दिल्ली सरकार के अस्पतालों में दी जाने वाली दवाइयों के नमूनों के जांच में फेल होने की। इस पर विवाद बढ़ता जा रहा है। पूरी खबर आपके साथ साझा करेंगे। इसके साथ ही साथ आपको बताएंगे कि कोयला क्षेत्र में देश किस तरह से आत्मनिर्भरता के कदम आगे बढ़ा रहा है। अगले 1 घंटे में होगी देश दुनिया की हर जरूरी खबर। दिखाएंगे खेल और अर्थ जगत की भी खबरें। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। विपक्षी गठबंधन में प्रधानमंत्री पद के चेहरे को लेकर घमासान। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम को आगे किए जाने से जदयू नाराज। इंडी गठबंधन की आपसी खींचतान और विरोधाभासी बयानों पर भाजपा ने ली चुटकी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की 2 दिन चली बैठक खत्म। बैठक के समापन सत्र में गृह मंत्री अमित शाह ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में दी जाने वाली दवाइयों के नमूने जांच में फेल होने पर बढ़ा विवाद। भाजपा ने केजरीवाल सरकार पर साधा निशाना। कहा, केजरीवाल सरकार आम लोगों के जीवन से कर रही है खिलवाड़। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश की सुरक्षित सीमाओं के लिए सेना के साहस को सराहा। पोखरण में सेना के लाइव फायरिंग अभ्यास का किया अवलोकन। जवानों के साथ किया संवाद। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिका में हिंदू मंदिर पर हुए हमले पर व्यक्त की चिंता। कहा, चरमपंथी ताकतों को नहीं मिलनी चाहिए कोई जगह। एस जयशंकर ने कहा, आतंकवाद को देंगे मुंहतोड़ जवाब। कोयला क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर कदम। अप्रैल-नवंबर 2023 के दौरान घरेलू कोयला आधारित बिजली उत्पादन में 8.38% की वृद्धि। सम्मिश्रण के लिए कोयला आयात 44.28% घटा। और मुंबई में भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीमों के बीच खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट मुकाबले के तीसरे दिन भी रहा भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा। दिन का खेल खत्म होने पर ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में बनाए 233 रन। भारत ने झटके 5 विकेट। ऑस्ट्रेलिया को 46 रन की बढ़त। तो सबसे पहले बात करेंगे विपक्षी गठबंधन की, जिसमें प्रधानमंत्री पद के चेहरों को लेकर घमासान बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम को आगे किया इंडी गठबंधन की चौथी बैठक में, तो इससे कई लोग असहज हो गए। जनता दल यूनाइटेड की नाराजगी तो इसको लेकर खुलेआम जाहिर हो रही है, लेकिन कांग्रेस के लिए भी यह फैसला न उगलते बन रहा है और न निगलते। गठबंधन की आपसी खींचतान और विरोधाभासी बयानों पर बीजेपी ने भी चुटकी ली है। इंडी गठबंधन में प्रधानमंत्री पद के चेहरे को लेकर मचे घमासान पर भारतीय जनता पार्टी ने चुटकी ली है। जदयू विधायक गोपाल मंडल ने मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम को लेकर जो टिप्पणी की है, उसे लेकर इंडी गठबंधन के लोग असहज महसूस कर रहे हैं। भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि कांग्रेस के द्वारा जो व्यवहार नीतीश कुमार के साथ हुआ है, वह उन्हें अब पता चला है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने लालू प्रसाद यादव ने उन्हें दिखा दिए, जो पूरे होने वाले नहीं हैं। इनको मुंगेरी लाल के हसीन सपने लालू जी दिखा दिए, आरजेडी वाला दिखा दिया, लेके इनको कांग्रेस के साथ चले गए। और शुरू से ही इनको समझ में आने लगा था, लेकिन मजबूरी में उसके साथ बने हुए थे। अब परिणाम तो सामने आ गया है।
केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने इंडी गठबंधन की मंशा पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि इसका कोई अस्तित्व नहीं है। They can't come on one platform. They can't speak in one language. They can't take a collective decision. That is the situation of India Alliance. Where is the alliance? इस बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दावा किया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जेडीयू और उसकी सहयोगी पार्टी राजद विलय की ओर बढ़ रहे हैं। वरिष्ठ भाजपा नेता ने यह दावा तब किया जब पत्रकारों ने उनसे नीतीश कुमार के इस आग्रह के बारे में पूछा कि इंडी गठबंधन के सभी घटक जनवरी तक लोकसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे की व्यवस्था को अंतिम रूप दे दें। हालांकि केंद्रीय मंत्री के दावे को खारिज करते हुए राजद नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि यह महज सुर्खियां बटोरने की कोशिश है। वो अपने शब्द किसी और के मुंह में डालना चाहते हैं। वो अपनी बात किसी और के मुंह में थोपना चाहते हैं। इस तरह से थोड़ी होता है। लेकिन एक बात तो तय है कि किसी को कुछ ना कुछ तो बोलते ही रहना है। इंडी गठबंधन में प्रधानमंत्री पद के चेहरे को लेकर विवाद तब और गहरा गया जब जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। गठबंधन की सबसे बड़ी समस्या आपसी सामंजस्य को लेकर भी है, क्योंकि अधिकतर सहयोगी दल सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर अभी तक सहमत नहीं हो पाए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और दिल्ली सरकार के अस्पतालों में दी जाने वाली दवाइयों के नमूने जांच में फेल होने पर विवाद गहराता हुआ नजर आ रहा है। भाजपा का आरोप है कि अस्पतालों में नकली दवाइयां सप्लाई कर केजरीवाल सरकार आम लोगों के जीवन से खिलवाड़ कर रही है और ये केजरीवाल के भ्रष्टाचार का एक और नमूना है। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में नकली दवाओं पर सतर्कता विभाग की रिपोर्ट आने के बाद से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मामले की सीबीआई जांच के निर्देश दिए हैं। वहीं एलजी के इस निर्देश के बाद दिल्ली बीजेपी के नेता केजरीवाल सरकार पर हमलावर हो गए हैं। दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और सांसद मनोज तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्वास्थ्य मंत्री को पद से हटाने की मांग की है। इनका कहना है कि दिल्ली सरकार और स्वास्थ्य मंत्री लोगों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। उन्होंने सौरभ भारद्वाज को तत्काल पद से हटाने की मांग की। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों के सैंपल, वो लैब रिपोर्ट हमारे पास है, ये विजिलेंस रिपोर्ट हमारे पास है, जो ये बताती है कि अरविंद केजरीवाल और उनके स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज दिल्ली की लोगों की जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। शर्मनाक है, दर्दनाक है। जो दवाइयां वहां दी जा रही हैं उनके सैंपल फेल हो गए हैं। जो व्यक्ति जिन दवाइयों से ठीक होने की अपेक्षा करता है वो दवाइयां सिर्फ भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई हैं। भाजपा नेताओं ने कहा है कि लोगों की शिकायत के बाद हुई जांच में अस्पतालों में आपूर्ति की जाने वाली विभिन्न कंपनियों के दवाइयों के नमूने मानक के अनुरूप नहीं मिले हैं। हृदय रोग से संबंधित मरीज को भी घटिया दवा दी जा रही है। उन्होंने दिल्ली सरकार को मानवता का दुश्मन बताया। भाजपा नेताओं ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ईडी का समन मिलने के बावजूद भी पेश नहीं हो रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी को, जिन्होंने 2012 में एक ट्वीट किया, वो आप भी चले जाइए, 2012 उन्होंने ट्वीट किया था कि मेरा सर शर्म से झुक जाता है जब कोई नेता ईडी सीबीआई के सम्मान का सम्मान नहीं करता। ऐसे लोग भ्रष्टाचारी होते हैं और मैं तो कहता हूं ऐसे लोगों पे आरोप लगते ही अपने पद से तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी का समन भी भेजा गया। इसे लेकर भी केजरीवाल विपक्ष के निशाने पर हैं। आम आदमी पार्टी के नेता इसके पीछे दूसरी वजह बता रहे हैं। लोकपाल पब्लिक अकाउंटेबिलिटी की बात कहते थे, वो लोग आज अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए पैंतरा दिखा रहे हैं। यही उन्होंने मजाक बना कर रखा है। जो चोरी करेगा उनको एजेंसियां ढूंढेंगी, उनको एजेंसियों का सामना करना ही पड़ेगा। केंद्र सरकार की एजेंसी ईडी को ये मालूम है कि अरविंद केजरीवाल जी 10 दिन के विपाशना में गए हुए हैं। अब विपाशना के अंदर अगर कोई ध्यान करता हो
तो उसको मालूम होगा कि उसके अंदर आप पूरी दुनिया की से जो है कटे हुए होते हैं। आपके पास कोई ना फ़ोन होता है, ना टीवी होता है, ना अखबार होता है, ना कोई कम्युनिकेशन होता है। ऐसे में आप पीछे से कह रहे हैं कि हमने सम्मन दे दिया। अरे भाई, आपने सम्मन दे दिया, लिया किसने आपका सम्मन? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आबकारी घोटाला, जल बोर्ड घोटाला, डीटीसी बस खरीद घोटाला, पैनिक बटन घोटाला, मुख्यमंत्री आवास घोटाला और अब मरीजों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने वाले घोटाले में नाम सामने आने के बाद निशाने पर हैं। ब्यूरो इनपुट के साथ राजेश राज की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो दिल्ली की सियासत भी गहराती जा रही है और अब अरविंद केजरीवाल के ऊपर भ्रष्टाचार का एक और आरोप लग गया है, दवाई घोटाले से जुड़ा हुआ। बुलेटिन में फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, इन खबरों पर हम चर्चा आगे जारी रखेंगे। अच्छी चीजों में समय लगता है, खूबसूरती निखारने में वक्त लगता है। ब्यूटीफुल डिजाइन्स टेक टाइम, लेकिन केवाईसी अपडेट मिनटों में। केवाईसी अपडेट अब आप घर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। रजिस्टर्ड ईमेल, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ऑनलाइन बैंकिंग से, आधार, ओटीपी बेस्ड ई केवाईसी से या फिर वीडियो केवाईसी से। यहाँ तक कि अकाउंट भी घर बैठे बैठे खोला जा सकता है। आरबीआई कहता है, इन्हीं से सुनिए, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। दादी, आज भी आपकी चाय की दुकान बंद थी? 1 महीने से बीमार हूँ, काम बंद और इलाज का खर्चा अलग। आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया? नाम सुना है, कहाँ बनवाना है, कैसे बनवाना है, इस उम्र में भाग दौड़। कार्ड अभी बन जाएगा। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार, ओटीपी या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। बन गया। अब ठीक होकर अपने हाथ की चाय पिला दो। और एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब हम चर्चा करेंगे। जो पहली खबर हमने उठाई कि विपक्षी गठबंधन में कितनी डफली, कितने राग, और यही आज हमारा विशेष है कि किस तरह से विपक्षी गठबंधन में प्रधानमंत्री पद को लेकर रार मची हुई है। विपक्षी गठबंधन कितनी डफली, कितने राग, और इस राग को कौन अलाप रहा है, किस तरह से इस पर जो विपक्षी गठबंधन है उसके नेता कैसा व्यवहार कर रहे हैं, इन सारे विषयों पर बात करेंगे। क्या होगा विपक्षी गठबंधन का भविष्य, हम अपने खास मेहमानों के साथ। तो आज हमारा विशेष है विपक्षी गठबंधन कितनी डफली, कितने राग। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ेंगे। फिलहाल 2 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवम त्यागी बीजेपी के प्रवक्ता हैं। शिवम जी, बहुत स्वागत है आपका। और डॉक्टर अजय उपाध्याय हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता, वो भी जुड़े हुए हैं। उनसे माफ़ कीजिएगा, हमारे साथ अजय उपाध्याय जी थोड़ी देर में जुड़ेंगे। फिलहाल हमारे साथ अनंत विजय जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो जुड़े हुए हैं। शिवम त्यागी, आपके साथ अगर शुरुआत करें और ये समझना चाहें कि ये जो पूरा गठबंधन का रार है वो कहीं ना कहीं जब वो बात करते हैं तो कहते हैं कि बीजेपी दरअसल डरी हुई है और इसलिए तमाम सारे ये सवाल उठा रही है, अदरवाइज हम तो एक ही हैं और गठबंधन से पहले तमाम सारी चीज़ों पर तमाम सारे दल हैं, तो बहुत सारे मतभेद हैं लेकिन कोई मनभेद नहीं है। देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि यहाँ पर सबसे लोग अक्सर आमतौर पर यही कहते हैं कि इस इंडी गठबंधन में सबसे इंपॉर्टेंट ग्लू का जो काम करेगी ना, वो कांग्रेस करेगी। कांग्रेस उस ग्लू का काम करने के लिए उतनी ही एक्टिव है जितनी एक्टिव इस प्रोग्राम पे है। मतलब देखिए, उनसे एक्टिव तो हमारे देश के पत्रकार हैं, वो भी समय पर हैं, पता नहीं कहाँ है कांग्रेस वाले। ऐसे ही उनका हाल कुछ हर जगह होता है और यहाँ पर भी यही है। अब आप उसको एग्जाम्पल के तौर पर लीजिए, जितनी डफली उतने राग जो आपने अपना इसका शीर्षक रखा, वो बेहद एकदम सटीक इस पर बैठता है। उसकी वजह है, आप किसी राज्य में चले जाइए अगर परेशानी ना हो, आप किसी राज्य में चले जाइए अगर वहां पर कोई एक दूसरे को मानने के लिए तैयार ना हो, आप किसी राज्य में चले जाइए, सबकी अपनी डफली है, सबके अपने राग हैं, सबके अपने नेता हैं, सबके अपने प्रधानमंत्री हैं, सबके अपने पॉलिसीज हैं, सबके अपने प्रोमिसेज हैं, सबका अपना राजनीति करने का तरीका है।
और उसकी वजह से क्या है कि इकट्ठे तो जरूर हो गए 28, 29, 32, 35 जो भी ये हैं, लेकिन एक भी बैठक में एक भी स्तर पर अगर कोई भी कंस्ट्रक्टिव निर्णय अभी तक हुआ हो, इनके पास कोऑर्डिनेशन का कोई हेड है कमेटी का? नहीं है। इनके पास कोई नेता है? नहीं है। प्राइम मिनिस्टर का चेहरा तो खैर छोड़ ही दीजिए, आए दिन एक दूसरे को गाली देना हाँ डेली होता है। लेकिन एक चीज जो उनके पास है जो कि बेहद महत्वपूर्ण है, 5 राज्यों में से 3 राज्यों में बुरे तरीके से हारने और पिटने के बाद उनके पास एक चीज जो है वो ये कि मीडिया में स्पेस उनके पास काफी है कि अभी भी कुछ लोगों को लगता है, कुछ इंडिया अलायंस वालों को लगता है कि वो फिर से जो है इस तरीके से चीजों को पुट टुगेदर करके और आगे आ सकते हैं। मैं ऐसा समझता हूं एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और प्रवक्ता होने के नाते कि कितने भी जोर लगाएं, कितनी भी कोशिशें करें, लेकिन ये बेमेल जो गठबंधन है इसमें यही सब होने वाला है जब आपकी महत्वाकांक्षाएं, आपके परिवार, अपने बेटे, अपने भतीजे और अपने माताजी पिताजी को सिर्फ प्रधानमंत्री बनाने की हो और उसकी कॉस्ट आप चाहे किसी भी हद तक जाकर देने के लिए तैयार हो, तो जनता ऐसे एजेंडास को बहुत अच्छे तरीके से पहले समझती थी, अब भी समझती है। 90 के दशक में जरूर एक राजनीति के आसपास कहीं घूमी, लेकिन मैं मानता हूं आज 2023 और 2024 में ये युग नहीं है। इस देश में सिर्फ एक ही नेता और एक ही गारंटी चलती है, वो है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। अनंत विजय जी, आपसे समझना चाहेंगे, जब कोई गठबंधन खड़ा होता है, और हमने इसके पहले भी देखा है भारतीय राजनीति में, और ख़ासतौर पर जब सत्ताधारी दल के अगेंस्ट में, तो एक कहीं ना कहीं पब्लिक ड्रिवन फोर्स होता है, यानी कि जनता की आवाज़ होती है, वो स्वयं चाहती है कि इस तरह से एक गठबंधन खड़ा हो, कम से कम सत्ताधारी दल के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, और एक आवाज़ उठाई जाए। आपने इसके पहले, आप वरिष्ठ पत्रकार रहे, आप जो भी इसके पहले के गठबंधन है, अगर आप उन पर नज़र डालेंगे तो आपको लगेगा कि पब्लिक बैकिंग एक बड़ी चीज़ है। आपको लगता है कि ये जो गठबंधन है इसमें रार ज़्यादा दिख रहा है, पब्लिक बैकिंग मुझे नहीं मालूम है, आप लोग ज़्यादा उसका बेहतर आकलन करेंगे, कैसे देखेंगे इसको? देखिए निखिल जी, मैं तो इसमें जनता दल यूनाइटेड जो इस INDIA गठबंधन का एक सदस्य है और जिसके नेता, जिसके अगुआ ने इस मुहिम की शुरुआत की थी, आरंभ किया था, उसके एक सांसद की बात आपको बताता हूं, आप लोगों ने सुना भी होगा। उन्होंने कहा कि ये गठबंधन नहीं है, चाय बिस्कुट खाने का एक मंच है। उनके एक सांसद पिंटू ने ऐसा कहा 2 दिन पहले। और उसके बाद जदयू के ही एक विधायक ने खड़गे जी के बारे में ऐसी अपमानजनक टिप्पणी की, खड़गे फरगे, मतलब क्षमा करिएगा, इसमें उसको दोहराना नहीं चाहता था। वो तो पब्लिक डोमेन में है, सब जानते हैं जी। लेकिन जिस प्रकार से घटक दलों के बीच में जो वाद, और आप देखिए मुंबई में ममता जी नाराज हो गई, उसके पहले नीतीश जी चले गए, तो इस गठबंधन में पब्लिक की बैकिंग तो निखिल जी इनको तब मिलेगी जब इनका कोई ठोस आकार लेगा। अभी तक हम सब ने देखा बहुत सारी कमेटियां बनाई गई थी, एक संचालन के लिए एक समिति बनाई गई थी 14 व्यक्तियों की, जिसमें 14वें नंबर पर टू बी डिसाइडेड लिखा था। किसी को अगर उस TBC का मतलब पता हो, वहां किसको रखा गया पता हो तो बता दे। उस कमेटी का संयोजक क्या होगा, इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या होगा, इसके बारे में कहीं कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। चर्चा सिर्फ हो रही है कि एक गठबंधन बन गया, एक गठबंधन बन गया। तो भाई कहां गठबंधन बना? मैं तो ये कहता हूं कि ये गठबंधन अभी कागज पर भी नहीं बना है। कागज पर भी अगर गठबंधन बनता तो उसका एक लेटर हेड होता, उसका एक संयुक्त कुछ होता, लेकिन ऐसा तो कुछ दिखाई नहीं देता। तो मुझे ये लगता है कि ये गठबंधन, और अब 3 महीने बाद चुनावों की घोषणा हो जाएगी, चुनाव आरंभ हो जाएंगे, तो कहां गठबंधन है? मुझे तो कहीं किसी प्रकार का गठबंधन दिखाई नहीं देता। सीट शेयरिंग की बात ये लोग कर रहे हैं, हर दल अपनी तरफ से सीटों की घोषणा कर रहा है, और सभी दल, आश्चर्य की बात यह है कि सभी दल ये कह रहे हैं कि हम कांग्रेस पार्टी को 2 सीट देंगे, कोई कह रहा है हम 3 सीट देंगे, कोई कह रहा है हम 4 सीट देंगे। तो ऐसे थोड़ी ना सीट शेयरिंग होती है। सीट शेयरिंग के लिए तो वरिष्ठ नेताओं को या कोऑर्डिनेशन कमेटी को एक साथ बैठना होता है, बैठ के, और आप किसी से पूछिए तो कहेंगे कि नरेंद्र मोदी की सरकार को उखाड़ फेंकना है, हमको बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई। मैं हर दिन कांग्रेस पार्टी के लोगों के साथ जब भी किसी चर्चा में बैठता हूं तो उनसे यही प्रश्न पूछता हूं कि बहुत अच्छे सवाल हैं आपके, पर इन सवालों का हल कैसे होगा? बेरोजगारी की समस्या दूर करने के लिए आपका वैकल्पिक प्लान क्या है? आप महंगाई को काबू में करने के लिए क्या योजना बना रहे हैं? ये तो जनता को बताइए, ये तो पूरे देश को बताइए। जब तक आप ये नहीं बताएंगे तो आप
मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जनता ने इन बातों को ध्यान देना छोड़ दिया, क्योंकि आप देखिए जो 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आए उसमें भी उन लोगों ने बेरोजगारी, महंगाई सबका मुद्दा बनाया। बावजूद इसके जनता ने उन पर भरोसा नहीं किया। 2019 के चुनाव की बात कर लीजिए, उस समय कांग्रेस पार्टी ने किसानों को 72,000 रुपए सालाना देने की बात की, लेकिन किसानों ने भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के सालाना 6,000 रुपए को चुना। 72,000 को ठुकरा दिया उन्होंने। तो मुझे लगता है कि जब तक आप हवा हवाई बात करेंगे, जब तक आपका गठबंधन हवा हवाई होगा। कुल जमा निखिल जी देखिए, इन लोगों ने अभी सवा तीन दिन काम किया है और इतने विशाल देश में, 140 करोड़ के देश में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और भुज से लेकर कलकत्ता तक जाने में आपको इतनी लंबी यात्रा पड़ेगी। और कई बार तो मुझे आश्चर्य होता है कि राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा करके जो अपनी एक अखिल भारतीय व्याप्ति और छवि निर्माण का प्रयास किया था, उस पे भी कहीं ना कहीं से अब आज ही का उदाहरण मैं आपको देता हूं। कांग्रेस पार्टी के ट्विटर हैंडल से किसान दिवस पर राहुल गांधी का एक पोस्टर जारी किया गया। बड़ी अच्छी बात है, उनकी पार्टी के सर्वमान्य नेता है, उनकी तस्वीर जारी भी करनी चाहिए। वो धान की बुआई कर रहे हैं, वो तस्वीर जारी किया, अच्छी बात है। लेकिन मुझे नहीं मालूम कि उनकी पार्टी ने चौधरी चरण सिंह जी को याद किया या नहीं किया। तो इस सब तरह की चीजों को अगर देखेंगे आप, आम आदमी पार्टी का पंजाब और दिल्ली का जो कैलकुलेशन है उसमें कहां गठबंधन फिट बैठता है, मतलब बहुत सारे अभी लोचे हैं और अभी तो मतलब शैशवावस्था में भी ये गठबंधन नहीं पहुंच पाया है। मुझे लगता है कि इनको बहुत तेज काम करने की आवश्यकता है। और अगर भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी से इनको मुकाबला करना है तो इनको बहुत तेजी से काम करना पड़ेगा। और घटक दलों के बीच में जिस प्रकार की एक करवाहट दिखाई देती है, अखिलेश को कांग्रेस का नेता कह देता है, अखिलेश जी ने कहा कि हम रात भर बैठे रहे, पता चलता तो हम नहीं बैठते। परिणाम क्या हुआ? उन्होंने कहा 2 ही सीट देंगे हम उत्तर प्रदेश में। अब कांग्रेस पार्टी अगर उत्तर प्रदेश में जहां 80 लोकसभा की सीटें हैं और जहां की सीटों से देश का प्रधानमंत्री तय होता है, वहां चुनाव ही अगर 2 पे लड़ेगी तो आप समझ सकते हैं कि गठबंधन का स्वरूप क्या होगा। जी निश्चित तौर पर इस तरह के चैलेंजेस बहुत सारे राज्यों में है कांग्रेस के साथ भी, और जो क्षेत्रीय दल है उनके अपने एस्पिरेशंस हैं, उनकी अपनी आकांक्षाएं हैं। फिलहाल शिवम त्यागी जी, जो विपक्ष है वो कह रहा है कि आप लोग यानी बीजेपी और सरकार संसद में जो विपक्ष है उनको स्पेस नहीं दे रहे हैं, इसलिए संसद से सड़क तक लड़ाई लड़ रहे हैं। वो कैसे इस बात को काउंटर करेंगे पब्लिक के बीच में? देखिए, मुझे लगता है काउंटर करने की आवश्यकता है नहीं, और पब्लिक को जितना ये बेवकूफ समझते हैं उतनी बेवकूफ पब्लिक अब है नहीं, रही नहीं। तमाम तरह की चीजें हैं, दिन रात प्रोपेगेंडा एजेंडा चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या जनता को नहीं पता है? जनता, एक तो सबसे बेहतरीन बात यह है कि आजकल ये जो है मीडिया का युग है, सोशल मीडिया का युग है, डिजिटलाइजेशन इतना ज्यादा हो चुका है कि आप अगर यहाँ पर किसी बात पर चर्चा कर रहे हैं तो अब से 2 दिन बाद अब गांव, देश के किसी दूर दराज गांव में भी जाएंगे ना तो उस बात पर वहां पर भी चर्चा होती हुई मिलेगी, और वहां का यूथ या फिर कोई भी वर्ग कहिए वो इस बारे में बात करता हुआ मिलेगा। वजह साफ है, क्योंकि लोगों के पास खबर पहुंचती है, उसका माध्यम बहुत तेज है और उसी के हिसाब से लोग अपने राय तय करते हैं। जिस तरीके से संसद का विषय रहा है, पहले लगातार कहा गया कि भाई ये हमारे साथ अत्याचार हुआ है और इतने सांसदों को एक साथ सस्पेंड कर दिया। आप मुझे एक चीज बताइए, संसद में पिछले 2020 के बाद से अगर मैं आपको डेटा देना शुरू करूं, 20, 21, 22, 23 में किस तरीके का हाल विपक्ष का रहा है। इन लोगों ने महिला मार्शल को पीटा, इन लोगों ने शीशा तोड़ा, ये टेबल पर चढ़ गए, इन लोगों ने माइक तोड़ा, ये वेल में पहुंचना कूदना तो रोजाना का आम हो गया, किताबें फेंकी चेयर की तरफ। आप मुझे एक चीज बताइए, कहीं पर तो जाकर हमको इसको तय करना ही पड़ेगा। बीसीए की बैठक में ये तय हुआ सर्वदलीय, ये ऐसा नहीं है कि ऑर्डर भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि नहीं अब से कोई वेल में नहीं आएगा। ये तय हुआ बीसीए की बैठक में कि कोई भी व्यक्ति जो है वेल में अब नहीं जाएगा, तख्ती लेकर नहीं आएगा। नई संसद में नई चीजों को हम आगे एम्प्लॉय करने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्या हुआ, पहले ही दिन आपने देखा किस तरीके से तख्तियां लेकर आ गए, वेल में आ गए, तमाम सारी चीजें हुई। उसके बाद ये फैसला लिया गया। एक दिन होने के बाद जब दूसरे दिन ये गठबंधन जानता था इस बात को कि कल अगर ऐसा कुछ होगा तो फिर से यही चीजें हो सकती हैं, बावजूद उन्होंने पुरजोर हंगामा किया, तख्ती लेकर आए और जो वो कर सकते थे वो हुआ। फलस्वरूप क्या हुआ कि और सांसद सस्पेंड हुए। अब आप मुझे एक चीज बताइए, कई प्रवक्ता उस दौरान मेरे साथ डिबेट्स में थे, उनका कहना ये था हम तो चाहते थे कि सस्पेंड होंगे तो हम जनता के बीच में जाएंगे। आजकल जो ये घड़ियाली आंसुओं का चलन है ये बहुत पुराना हो गया।
तो इस जमाने में पहले चल जाते थे इस तरह की बातें कि जनता को दिखा दिखाकर कुछ भी बेवकूफ बनाकर आप निकल जाएंगे। दूसरी बात, लगातार जो कहा गया, मैं एक चीज मानता हूं, इस बीच में एक बहुत ही मतलब गलत घटना हुई, वो ये कि इस देश के उपराष्ट्रपति की मिमिक्री की गई। उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करने के बाद उसको डिफेंड भी किया गया, तरह तरह के तर्क उसमें आने लगे कि मिमिक्री तो आर्ट है और इस तरह की चीजें हैं। मैं कहता हूं जहां पर भी गलत काम करते हैं फिर उसको डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। जनता ये सब देखती और समझती है। मैं ऐसा मानता हूं कि जो तमाम चार्जेस कांग्रेस ने या फिर इंडिया अलायंस वालों ने लगाए हैं, ये चार्जेस भारतीय जनता पार्टी पर 2014 के बाद से परोक्ष अपरोक्ष रूप से लगातार लगते आए हैं। उसके बाद आप मैंडेट देख लीजिए और खासतौर पर 3 राज्यों का चुनाव देख लीजिए, जो कि एक लिटमस टेस्ट है। सारे के सारे विषय वही हैं, कुछ भी नहीं बदला है, लेकिन बावजूद उसके जनता इस बात को मानने को तैयार नहीं है। सच तो ये है कि चाहे इनके रेलेवेंट रहे हो 1%, इनकी लीडरशिप को कोई रेलेवेंट नहीं मानता। जब तक आमूलचूल परिवर्तन वहां नहीं होता तब तक इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। और लीडर चेंज ना करने की कसम लोगों ने जो है ज्योति पर हाथ रखकर खाई हुई है, उसको ये करेंगे नहीं। ठीक है, ठीक है। एक सवाल मैं चाहूँगा अनंत विजय जी आपसे कि आपने देखा है कि जो बीजेपी के खिलाफ जब एकजुट होते हैं तो भ्रष्टाचार के तमाम जो मुद्दे हैं उस पर आप देखते होंगे कि जो तमाम विपक्षी दल है वो एकजुट होते हैं। अभी जो पूरी पॉलिटिक्स चल रही है, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने कहा पंजाब में हम 13 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और उसके बाद ममता बनर्जी के साथ मिलकर मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे किया, एक तीर से कई निशाने साधे, राजनीति आप सब समझ रहे हैं। लेकिन इस बीच में आज आप देख रहे हैं कि इस बीच में एक दवा घोटाला सामने आया और एक ईडी का संबंध सामने आ गया। भ्रष्टाचार एक ऐसा विषय है जो कई बार बीजेपी कहती है कि विपक्ष को एकजुट करता है। आपको लगता है कि अब ये समीकरण फिर कुछ बदल सकते हैं? मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मुझे लगता है निखिल जी की देखिए, प्रधानमंत्री जी ने पहले कार्यकाल से ही अपने न खाऊंगा न खाने दूंगा का नारा लगाया था। आप कल्पना करिए कि धीरज साहू के घर जो 351 करोड़ रुपए बरामद हुए नगद, वो अगर 5 राज्यों के चुनाव के बीच बरामद हुए होते तो उसका क्या असर होता। लोग यही कहते कि कांग्रेस पार्टी के नेता को परेशान किया जा रहा है। जी, सीबीआई और ईडी और इनकम टैक्स जो है ये केंद्र सरकार के इशारे पर काम करती है। तो मुझे लगता है कि इन चीजों पर या भ्रष्टाचार को लेकर जिस प्रकार से केंद्र सरकार और केंद्र सरकार से जुड़ी हुई एजेंसियां, केंद्र सरकार की अधीन की एजेंसियां काम कर रही हैं, उनको काम करने देना चाहिए। और जनता लगातार भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दे रही है और बार बार ये संकेत कर रही है कि भ्रष्टाचारियों के लिए इस देश में कोई जगह नहीं है। आप कल्पना कर सकते हैं एक सांसद के घर से 350 करोड़ रुपए। मैंने तो कभी इतना कैश एक साथ अलमारियों में नहीं देखा था। और ये सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं है, ये सिर्फ आम आदमियों की जिंदगी को प्रभावित करने वाला भ्रष्टाचार नहीं है, आम आदमियों से बेरोजगारी महंगाई बढ़ाने वाला भ्रष्टाचार नहीं है, बल्कि ये अर्थव्यवस्था पर भी बहुत नकारात्मक असर छोड़ता है। आप देखिए, अगर अर्थव्यवस्था से लिक्विड कम होने लगता है, आप कल्पना करिए, इस पर कोई चर्चा नहीं करता। लोग कहते हैं कि 100 साल से उनके पिता बिजनेस कर रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। भैया 350 करोड़ रुपए आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। जी आनंद विजय जी हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अजय उपाध्याय, स्वागत है आपका, देर से जुड़े हैं लेकिन आप जुड़ गए। आपसे ये समझना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि आपने देखा कि किस तरह से, जिसको कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे कर दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम अगर आगे कर दिया डॉक्टर अजय, तो कांग्रेस को दिक्कत क्या है? नहीं, कांग्रेस को कोई दिक्कत नहीं है। त्याग की भावना है और जो ममता जी ने कहा है उनका सिरोधार्य है उनका ये चीज। और हमारे सारे नेता और बाकी दलों के नेता भी उस पर कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ही रहे इस पूरे टीम के लीडर। और आज भी एक तरह से वो टीम के लीडर ही हैं, सबसे वरिष्ठ हैं, सबसे अनुभवी हैं, बुजुर्ग हैं। तो आगे बढ़कर स्वीकार कर लेते, घोषित कर देते। सुनिए ना, ये तो सामूहिक नेतृत्व में हम लोग भरोसा करते हैं। कोई व्यक्ति का तो ये चुनाव है नहीं राष्ट्रपति अमेरिकन प्रणाली के तरह, ये तो सांसद ही चुनेंगे ना। हाँ, एक परम ज्ञानी भाजपा के वरिष्ठ पत्रकार प्रवक्ता जो है अभी बोल रहे हैं अनंत विजय जी, उनको भी हम लोग जानते हैं पुराना, वो ज्ञान जो दे रहे हैं भ्रष्टाचार का। तो अमित शाह जी का बेटा का जो 1600
गुना जो बढ़ गया 50,000 ठीक है, दरअसल इस पर आपसे सवाल पूछ लेंगे, आपसे सवाल पूछ लेंगे, इस पर भी पूछ लेंगे, तो अच्छा लगता है, इस पर भी पूछ लेंगे। ठीक है, सिद्धारमैया साहब के बारे में आप बोलेंगे और येदियुरप्पा को भूल जाएंगे, हेमंत शर्मा बिस्वा को भूल जाएंगे, तो ये ऐसा ज्ञान एक तरफा नहीं देना चाहिए। ईडी सीबीआई क्या कर रहा है देश में, पूरा देश देख रहा है, जनता भी देख रही है। दरअसल अजय जी आप थोड़ा देर से जुड़े, इसलिए आप शायद आप विषय नहीं पकड़ पा रहे। दरअसल वो केजरीवाल के भ्रष्टाचार पर तो इस पे ही जुड़ा हुआ सवाल है आपके साथ में। मैं सोच रहा था अगर आप जुड़े होते तो शायद ये सवाल पहले आपके पास आता। वो सवाल ये है कि अब केजरीवाल का आपने सारा आप देख रहे हैं कि आपके तमाम कार्यकर्ता जो है वो दिल्ली में उनके साथ जाना नहीं चाह रहे हैं, पंजाब में वो कह रहे हैं आप विपक्षी दल के तौर पर है वहां पर और आप उनके साथ गठबंधन में जाएंगे। कार्यकर्ता क्या कह रहे हैं आप हमसे बेहतर आप जान रहे हैं उसके बारे में। भ्रष्टाचार का जहां तक मुद्दा है, केजरीवाल का भ्रष्टाचार, चाहे वो शराब कांड हो, चाहे वो शीश महल की बात हो या फिर अब दवा का जो कांड है, कांग्रेस की क्या स्थिति रहेगी इस पूरे जो केजरीवाल का भ्रष्टाचार है, जो नए नए खुलासे रोज सामने आ रहे हैं, इस पर? मैं बार बार कह रहा हूं कि ये एक दल का एक चश्मा लगा लिया है कुछ लोगों ने और एक दलीय भ्रष्टाचार दिखता है इस देश में। भ्रष्टाचार की सामूहिकता पर और भ्रष्टाचार के पारदर्शिता पर और उस पर प्रश्न करने का जो वही ध्यान रखे जो अपने भ्रष्टाचार से पहले मुक्त हो। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी कोई आज के डेट में है तो मोदी जी के सहयोगियों के साथ है और मंत्रिमंडल में है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं है, उस पर कोई कहानी नहीं है। वो तो बस आ जाता है तो मोदी वॉशिंग मशीन है उसमें धुल जाता है। ठीक है, तो ऐसे नहीं चलता है सेलेक्टिवली। ठीक है, इसका मतलब इसका निहितार्थ ये समझे कि अजय जी इसका निहितार्थ ये समझे कि जो शराब कांड है, जो शराब का दरअसल घोटाला है, जो शीश महल है या जो दवा का अभी घोटाला सामने आया है, उस पर आप केजरीवाल के साथ खड़े हैं। जांच हो रही है ना, लेकिन जांच के साथ में सियासत जो सियासी जांच जो हो रही है ये मुझे लगता है किसी को नहीं करना चाहिए और उसका जो है न्याय जो है करेगी। लेकिन जिस तरह से एक तरफा हो रही है, भाजपा के लोग तो दूध के धुले हुए हैं। ठीक है अजय जी आपको पॉइंट आ गया। असल में मैं आपसे माफी चाहूंगा क्योंकि समय समाप्त हो गया, आज आप बहुत देर में जुड़ पाए, कुछ तकनीकी दिक्कत रही, लेकिन फिलहाल जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया अजय जी आपका भी, शिवम त्यागी जी आपका भी, अनंत विजय जी आपका भी बहुत शुक्रिया। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। मोदी सरकार की गारंटी, किसानों को हर साल रुपए 6,000, 11 करोड़ 80 लाख किसानों को अब तक 2,60,000 करोड़ रुपए की सहायता। हमारा संकल्प विकसित भारत। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करें तैयारी। एनपीएस जरूरी है। क्या आपको नींद में परेशानी होती है या आप बीच रात बार बार जगते हैं? टेलीमानस के 14416 पर कॉल करें और हमारे प्रशिक्षित परामर्शदाता आपकी सहायता करेंगे। हम अपना भविष्य खुद बनाएंगे, हम अपना भाग्य खुद तय करेंगे। भविष्य का भारत आप ही के हाथों में है। अब भी मौका है देश के निर्माण में एकजुट होने का। वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। करदाता कृपया ध्यान दें, यदि आपने अब तक निर्धारण वर्ष 2023-24 की अपनी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है तो लेट फीस के साथ 31 दिसंबर 2023 तक आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और यदि आपने निर्धारण वर्ष 2023-24 की अपनी टैक्स रिटर्न ड्यू डेट से पहले फाइल की थी तो आप अपनी रिवाइज्ड रिटर्न बिना लेट फीस के 31 दिसंबर 2023 तक फाइल कर सकते हैं। याद रखें, निर्धारण वर्ष 2023-24 की टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तिथि है 31 दिसंबर 2023। प्रत्येक आय करदाता एक राष्ट्र निर्माता। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की 2 दिनों तक चली बैठक शनिवार की शाम खत्म हो गई। बैठक के बाद ओडिशा बीजेपी के अध्यक्ष मनमोहन सामल ने डीडी न्यूज को बताया कि नेताओं और कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव में कमर कसकर उतरने के निर्देश दिए गए हैं। हमारे संवाददाता राजेश राज ने ओडिशा बीजेपी के अध्यक्ष मनमोहन सामल से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की 2 दिन चली बैठक के बाद हमारे साथ उड़ीसा बीजेपी के अध्यक्ष मनमोहन सावल हैं, जो अभी हमसे बीजेपी दफ्तर पर बातचीत कर रहे हैं। सावल साहब, क्या रहा 2 दिनों तक बहुत मैराथन बैठक चली, प्रधानमंत्री ने भी उत्साह बढ़ाया, गृह मंत्री ने आज उत्साह बढ़ाया,
क्या मूल मंत्र दिया? वो तो हमारा ये तो इलेक्शन दृष्टि से पूर्व बैठक था। चुनाव के दृष्टि से सांगठनिक और स्थिति का समीक्षा हुआ और क्या क्या संगठन दृष्टि होगा, चुनाव दृष्टि से क्या होगा, इसका समीक्षा हुआ और प्रधानमंत्री ऑब्जर्व किए, बताए जो चुनाव में सबको लगना चाहिए। हम तो जो हमारा कुछ हम आम जनता के पास जाना चाहिए और जो किए हम सब किए, ब्लैक एंड व्हाइट सबका लोग आम जनता के सामने है। हमने जो कमिटमेंट किए वो काम किए, जो परिस्थिति आया देश का इसको किए। 2047 विकसित भारत के लिए हमने संकल्प लेके सबको लगना पड़ेगा काम में। अमित भाई ने क्या मूल मंत्र दिया कि जीत ऐसी होनी चाहिए जो विपक्ष को सोचना पड़े? नहीं, वो तो बताए कि जो परिस्थिति जो राज्य का है वो राज्य अनुसार आपको वही स्ट्रेटेजी रणनीति लेके लड़ना पड़ेगा। लोकसभा चुनाव का कुछ लक्ष्य भी रखा गया कि 400 से आंकड़ा इस बार पार करना है। नहीं, ऐसा नहीं। चुनाव में लगना है और आम जनता का आशीर्वाद होगा। 19 का रिकॉर्ड के आगे जाएंगे, इस बार सबका विश्वास है देश भर। बोलना क्या जरूरत है? ये 2019 का रिकॉर्ड बीजेपी तोड़ेगी, यह मूल मंत्र जो है वो गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में देने की कोशिश की, जिसको ओडिशा बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं मनमोहन सावल, उन्होंने साफ तौर पर बताया और ये कहा कि मूल मंत्र किला फतह करने का है कि 2024 का किला फतह कैसे किया जाए। कैमरामैन भीम सिंह के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक के समापन सत्र को गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधित किया और नेताओं और कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव के महासमर को फतह करने के लिए जीत के मंत्र दिए। 2 दिनों तक चली इस मैराथन बैठक पर देखिए हमारे सहयोगी राजेश राज की ये विशेष रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए बुलाई गई भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने 2024 के किले को फतह करने का लक्ष्य रखा। गृह मंत्री ने शनिवार को पार्टी के नेताओं और तमाम पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए यह कहा कि 2024 की जीत ऐसी होनी चाहिए कि विपक्ष को 2 बार सोचना पड़े। इससे पहले शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10% वोट बढ़ाने की अपील की थी, लक्ष्य रखा था, जिससे कार्यकर्ताओं और नेताओं ने आत्मसात करने की कोशिश की। बैठक में 3 राज्यों छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में मिली ताबड़तोड़ जीत के लिए तीनों प्रदेश अध्यक्षों का सम्मान किया गया और उनके संस्मरण भी साझा किए गए। पार्टी के नेता और कार्यकर्ता उत्साह से लवरेज होकर बैठक में शामिल हो रहे हैं और उन्हें यह मूल मंत्र दिया जा रहा है कि कैसे बूथ से लेकर यूथ तक और महिला से लेकर गरीब और किसान को कैसे सत्ता की मुख्य धारा से पार्टी ने जोड़ने का काम किया। इसे ग्राउंड जीरो तक ले जाकर इन तमाम लोगों को संदेश देने की कोशिश की जाए। कैमरामैन भीम सिंह के साथ बीजेपी दफ्तर नई दिल्ली से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए। राजस्थान के सीमावर्ती जैसलमेर की यात्रा पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची। कैसे रही ये यात्रा खास, इस बारे में आपको विशेष जानकारी देंगे, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। कब तक लंबी लाइनों में उम्र बिताइएगा? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, चुटकी में हल पाइए। पुराने तरीके कब तक अपनाइएगा? डिजिटल पेमेंट बहुत आसान है, देखिए चुटकी में पेमेंट चुका। बटवा ढूंढ रहे हैं? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, कभी भी कहीं भी और सुरक्षित। हमने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया है, आपने? आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। लेट हो गया आज तो। अरे बेटा नाश्ता तो करते जाओ। मम्मा फिर से वही बोरिंग नाश्ता। अच्छा मम्मा, तुम्हारा ही घास फूस वाला नाश्ता मुझे नहीं करना है। वैसे भी ऑफिस के बाहर क्या मस्त पकौड़े वाला है, अब से मेरा नाश्ता वही होगा। क्या भैया, जब देखो टीवी देखते रहते हो, कभी तो वर्कआउट कर लिया करो। अरे ये वर्कआउट करके समय खराब क्यों करना है? टीवी पर नई वेब सीरीज आई है,
आजा बैठकर देखते हैं। आप ही देखो। कब तक इस सायरन को अनसुना करते रहेंगे? भागदौड़ भरी जिंदगी, बिगड़ती हुई जीवन शैली और अनुचित खान पान देता है कैंसर से लेकर हृदय रोग, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, अनिद्रा जैसी कई गैर संक्रामक बीमारियों को निमंत्रण। आज ही शराब और धूम्रपान से नाता तोड़िए। एक लंबी और स्वस्थ जिंदगी के लिए शारीरिक गतिविधियों को अपनाइए। मौसमी फल और सब्जी खाइए। सेहत से खिलवाड़ की नहीं कोई माफी, बाकी समझदार को है इशारा काफी। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूँ? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें। आधार, ओटीपी या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें। डिटेल्स भरें। अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी, ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी। स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और राजस्थान के सीमावर्ती जैसलमेर की यात्रा पर पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में युद्धाभ्यास में भाग लिए सेना के जवानों के साथ संवाद किया और उनका हौसला बढ़ाया। राष्ट्रपति ने कहा कि हमारी सेना के शौर्य को देखकर यह भरोसा होता है कि हमारी सीमाएं पूरी तरह से सुरक्षित हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शनिवार को सीमावर्ती जैसलमेर की यात्रा पर पहुंची। उन्होंने पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में सेना के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि हिस्सा लिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पोखरण फायरिंग रेंज में सेना का लाइव फायरिंग अभ्यास देखा और सेना के स्वदेशी टैंक अर्जुन पर ड्राइव किया। स्वदेशी टैंक अर्जुन भारतीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है और इसे राजस्थान के थार इलाके में दुश्मनों को उखाड़ फेंकने के लिए महारत हासिल है। राष्ट्रपति ने पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में युद्ध अभ्यास में भाग लिए सेना के जवानों के साथ संवाद किया और उनका हौसला बढ़ाया। राष्ट्रपति ने जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सेना के शौर्य को देखकर भरोसा होता है कि हमारी सीमाएं पूरी तरह से सुरक्षित हैं। हमारे भारत एक विकसित राष्ट्र के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। आज प्रदर्शित आत्मनिर्भरता का उदाहरण हमारे सशस्त्र बलों के निरंतर इस लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। आप सब मिलकर मेरा ये विश्वास और गहरा हो गया है कि हमारे देश की सेनाएं हर चुनौती का डट कर सामना करने के लिए सदैव सक्षम और तत्पर है। कार्यक्रम के दौरान राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान के मुख्यमंत्री, आर्मी कमांडर सहित तमाम गणमान्य लोग मौजूद रहे। सरहदी क्षेत्र जैसलमेर की सुरक्षा बड़ी ही मुस्तैदी के साथ हमारे सुरक्षा बल करते हैं। वे अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए जी जान से सीमा पर जुटे रहते हैं। राजस्थान के रेतीले इलाके में सेना के जाबाज कर्तव्यों को देखकर राष्ट्रपति ने कहा कि ये देखकर मैं कह सकती हूं कि देश पूरी तरह सुरक्षित है। राष्ट्रपति ने सेना के जवानों के साथ जो बातचीत की उसमें उनका मनोबल तो बढ़ाया ही, उनसे ये भी उम्मीद की कि विकसित राष्ट्र को बनाने में आपकी भी भूमिका है। कैमरामैन अजीत के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज, पोखरण। और फिच रेटिंग्स का अनुमान है कि भारत 2024-25 में 6.5% की लचीली जीडीपी वृद्धि के साथ दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते देशों में से एक होगा। चालू वित्त वर्ष 2023-24 के लिए एजेंसी ने जीडीपी वृद्धि की दर 6.9% रहने का अनुमान जताया है। फिच की रिपोर्ट के अनुसार सीमेंट, बिजली और पेट्रोलियम उत्पादों की मांग मजबूत बनी रहेगी और 2023 में उच्च आवृत्ति वाले आंकड़े कोविड-19 महामारी से पहले के स्तर से काफी ऊपर बने रहेंगे। भारत के बढ़ते बुनियादी ढांचे के खर्च से इस्पात की भी मांग बढ़ेगी। फिच ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा है कि 2023 में मजबूत वृद्धि के बाद नरमी की हमारी उम्मीद के बावजूद कारों की बिक्री में भी वृद्धि जारी रहेगी। अमेरिका, चीन, जर्मनी और जापान के बाद भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और कोयला मंत्रालय ने कहा है कि इस साल अप्रैल से नवंबर की अवधि के दौरान घरेलू कोयला आधारित बिजली उत्पादन
8% से अधिक बढ़कर लगभग 780 अरब यूनिट हो गया है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 718 अरब यूनिट था। मंत्रालय ने कहा कि मिश्रण के लिए कोयले का आयात पिछले महीने तक करीब 44% कम होकर 15 मीट्रिक टन से अधिक हो गया है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में 27 मीट्रिक टन से अधिक था। इसमें कहा गया है कि मंत्रालय आयातित कोयले पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से कोयला उत्पादन और बढ़ाने के अपने प्रयासों को जारी रखेगा। और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिका में हिंदू मंदिर पर हुए हमले पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि इस तरह के चरमपंथियों को कहीं जगह नहीं मिलनी चाहिए। आप जानते हैं कि हमें चिंता है कि वहाँ भारत के बाहर जो एक्सट्रीमिज़म जो है, जो अलगाववादी, जो सेपरेटिज़म जो है, ऐसे ताकतों को स्पेस नहीं मिलना चाहिए। और जो हुआ है, हमारे राजदूतावास ने, कॉन्सुलेट ने वहाँ मुझे वो वहाँ की सरकार और वहाँ के पुलिस के साथ शिकायत की है और ये इस पे मेरे ख्याल से इंक्वायरी जारी है। अरब सागर में एक व्यापारिक जहाज की सुरक्षा से जुड़ी आशंका के बाद भारतीय नौसेना तुरंत हरकत में आई है। भारतीय नौसेना के विमान ने मौके पर पहुंचकर जहाज और उसके क्रू के सुरक्षित होने की पुष्टि की है। नौसेना ने एक युद्धपोत भी रवाना किया है, जो व्यापारिक जहाज को किसी सहायता की अगर जरूरत हुई तो उपलब्ध कराएगा। भारतीय नौसेना ने यह कदम इस सूचना के बाद उठाया कि पोरबंदर तट से 217 समुद्री मील दूर अरब सागर में एक व्यापारिक जहाज में ड्रोन हमले के कारण आग लग गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी को गीता जयंती की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपने संदेश में कहा कि गीता के श्लोकों में मानवता का हर मर्म समाहित है, जो सदैव कर्म पथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। गीता जयंती की मेरे सभी परिवारजनों को कोटि कोटि शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण। और कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव चल रहा है और इस दौरान श्रीमद् भगवद गीता के संदेश को जन जन तक प्रसारित करने और उसके महत्व को समझाने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। गीता के श्लोकों से गुंजायमान पूरा वातावरण एक अलौकिक छटा उपस्थित कर रहा है। गीता के श्लोकों से गुंजायमान वातावरण। जी हाँ, ये दृश्य है हरियाणा के कुरुक्षेत्र का, जहां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के दौरान 18,000 स्कूली बच्चों ने गीता पाठ किया। इस अवसर पर प्रदेश भर के हजारों विद्यार्थी ऑनलाइन भी महोत्सव से जुड़े। इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा भी मौजूद रहे। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने हरियाणा और असम का नाता जोड़ते हुए कहा कि भगवान कृष्ण हमारे दामाद हैं, क्योंकि उन्होंने असम की बेटी रुक्मिणी से विवाह किया था। कृष्ण ने गीता का बानी दिया, देश को संदेश दिया, मानव जाति को संदेश दिया। ये संदेश आज भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, आज भी हमारे लिए फंडामेंटल है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कर्म युग का बारे में बताया, ज्ञान युग का बारे में बताया, भगवान कृष्ण ने भक्ति मार्ग के लिए बताया। आज का विश्व जिस प्रकार से अंधकारी कोठरी में और अपने आप को ऐसा महसूस करता है कि कहीं दुनिया के सुंदर युद्ध में इस प्रकार के अंधकार के कारण से मानवता का विनाश न हो जाए, चाहे वो कोविड की बात करें, चाहे वो युद्धों की बात करें, लेकिन हर एक को आशा बंधी है भारतवर्ष से कि भारत की संस्कृति, भारत का ये गीता रूपी विरासत, ये दुनिया को बचा सकती है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में असम मंडप का भी दौरा किया। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 24 दिसंबर तक जारी रहेगा। महोत्सव में लाखों श्रद्धालु हिस्सा ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात करते हैं काशी तमिल संगमम की।
काशी तमिल संगमम का आयोजन दरअसल हमारी संस्कृति और भारतीयों के बीच गहरे तक जुड़े संबंधों का जश्न मनाता है। काशी तमिल संगमम के दूसरे संस्करण में साहित्य, प्राचीन ग्रंथ, दर्शन, आध्यात्म, संगीत, नृत्य, नाटक, योग और आयुर्वेद पर व्याख्यान भी होंगे। इसके अतिरिक्त नवाचार, व्यापार, ज्ञान विनिमय, शिक्षा, तकनीक और अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकी पर संगोष्ठी कराने की योजना बनाई गई है, लेकिन इसके गहरे राजनीतिक निहितार्थ भी हैं। काशी तमिल संगमम के तहत वाराणसी के दौरे पर पहुंचे तमिलनाडु के प्रतिनिधिमंडल के सदस्य काशी की संस्कृति से रूबरू हुए। प्रतिनिधिमंडल ने हनुमान घाट का दौरा किया और आचार्यों से वाराणसी के विभिन्न घाटों के इतिहास और संस्कृति की जानकारी ली। प्रतिनिधियों ने घाट पर स्थित प्राचीन मंदिरों का भी दौरा किया। समूह के सदस्यों ने हनुमान घाट स्थित तमिल महाकवि सुब्रमण्यम भारती के आवास जाकर उनके परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने कांची मठ का भी दौरा कर मठ के इतिहास के बारे में जानकारी हासिल की। I'm from Kashi, Krishna's temple darshan is good darshan for Kashi Tamil Sangam. Jai Bharat, Vande Bharat. Best experience in my life. Nobody can see other persons are like this. But I am, God gives my opportunity with our national pride लीडर मोदी जी। नमस्ते। काशी तमिल संगमम कार्यक्रम के तहत तमिलनाडु से आए प्रतिनिधिमंडल के एक समूह ने प्रयागराज पर संगम क्षेत्र में वीआईपी घाट का दौरा किया। यहां पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। प्रतिनिधिमंडल के सदस्य काफी खुश नजर आए और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। हम चेन्नई से आए हैं और यहाँ हमारा वीआईपी जैसे स्वागत किया जा रहा है, जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी। हम बहुत खुश हैं। जब हम वापस लौटेंगे तो हम लोगों को मोदी जी के द्वारा हमारे लिए किए गए काम और काशी की महानता के बारे में बताएंगे। इस भव्य स्वागत कार्यक्रम को आयोजित करने वाले आयोजकों को हमारा बहुत बहुत धन्यवाद है। वहीं काशी तमिल संगमम के तहत चेन्नई से काशी की यात्रा पर 5वीं ट्रेन चेन्नई के एमजी रामाचंद्रन सेंट्रल स्टेशन से रवाना हुई। ट्रेन में किसान, कला, संस्कृति से जुड़े 216 प्रतिनिधि काशी आ रहे हैं। चेन्नई में भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉल्फिन श्रीधर और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों ने ट्रेन को रवाना किया। काशी तमिल संगमम का उद्देश्य उत्तर भारत और दक्षिण भारत की सांस्कृतिक परंपराओं को नजदीक लाना है, देश की साझा विरासत की समझ विकसित करना और इन क्षेत्रों के लोगों के बीच संबंध को और मजबूत करना आयोजन का मकसद है। काशी तमिल संगमम उत्तर और दक्षिण भारत के बीच ऐतिहासिक एवं सभ्यता संबंधी कई पहलुओं से जुड़ा है। काशी और तमिलनाडु प्राचीन भारत में संस्कृति और शिक्षा के दो महत्वपूर्ण केंद्र थे। ऐसे में काशी तमिल संगमम का लक्ष्य साझा विरासत की समझ का निर्माण और इन दोनों क्षेत्रों के लोगों के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करते हुए ज्ञान और संस्कृति की इन दो परंपराओं को एक साथ लाना है। दो संस्कृतियों के बीच प्राचीन बौद्धिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और व्यावसायिक संबंधों के बारे में फिर से जानकारी प्राप्त करना और इन्हें सशक्त बनाना भी आयोजन का प्रमुख लक्ष्य है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि मंदिर में होने जा रहे प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। अयोध्या में जहां मंदिर निर्माण को अंतिम रूप दिया जा रहा है, तो वहीं पूरी अयोध्या को भी नए सिरे से सजाया जा रहा है। हमारे संवाददाता आशुतोष शुक्ल ने निर्माण कार्य का जायजा लिया। निर्माणाधीन भगवान राम का मंदिर अयोध्या में कैसा होगा, किस रूप में होगा, ये राम भक्तों के मन में एक कौतूहल का विषय है। किस तरह से बनाया जा रहा है, कौन से पत्थर तरासे जा रहे हैं, कौन लोग उसे तराश रहे हैं, और 22 जनवरी को जब प्रधानमंत्री प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तो उसके बाद निखर कर आने वाला राम मंदिर कैसा होगा, इसको लेकर के भी मन में लोगों के कौतूहल है। आज उस रास्ते की हम बात करते हैं जो निर्माणाधीन है, जो राम पथ है, जो भक्ति पथ है, जो सीधे अयोध्या से लेकर के लखनऊ को जोड़ने वाला राजमार्ग जो है, उससे सीधे राम पथ ये श्री राम जन्मभूमि की ओर जाता है। 4 लेन का ये मार्ग पूरी तरह से सुसज्जित होगा।
रोशनी से अमानती सामान घर होंगे, साथ ही यात्रियों के रुकने और ठहरने की व्यवस्था भी होगी, जिससे राम भक्त अपनी पूजा का कार्य पूरी तरह से कर सकें। उस अलौकिक दृश्य का दर्शन हम आपको करवाते हैं। भगवान रामलला के मंदिर का निर्माण का कार्य बहुत ही तेजी से चल रहा है। प्रथम तले का काम पूरा हो चुका है, दूसरे और तीसरे के लिए लगातार जो है यहाँ पत्थरों पर घिसाई का काम चल रहा है। जिस तरह से जिस तन्मयता के साथ संपूर्ण भारत से आए कारीगर इसको मन और भक्त के साथ यहाँ पर इस भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, निश्चित रूप से उसी भक्ति और आह्लाद के साथ यहाँ पर पूरे देश से राम भक्त पहुँच भी रहे हैं। हमारे साथ हैं इस मंदिर के व्यवस्थापक, अमाओ मंदिर है। कैसा था पहले का माहौल, अब कैसा लगा? अब हम लोग 4 साल से इधर रह रहे हैं। पहले बहुत भीड़ कम था, बहुत कम आता था। साल में एक बार मेला लगता था, मेला में बहुत भीड़ आता था। भगवान राम के जिस एकीकृत स्वरूप की बार बार चर्चा होती है, जिसको लेकर के रामचरितमानस के वांग्मय को लेकर के बार बार बांचा जाता है, जिस पर शोध होते हैं, वह बिना किसी शोध के, बिना किसी परीक्षण के अयोध्या की धरती पर देखा जा सकता है। यहाँ पर दक्षिण है, यहाँ पर उत्तर है, यहाँ पर पूरब है, और ये उत्तर में जो समाहित है सब कुछ वो अयोध्या है। राम की भक्त में डूबी है अयोध्या। आज इंतज़ार है उसे सिर्फ भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का, जब पूरे आवेग और भक्त के साथ सनातन धर्मी राम भक्त यहाँ पर आएंगे। विवेक के साथ आशुतोष शुक्ला, डीडी न्यूज़, अयोध्या। और गुलामी की मानसिकता को खत्म करने और नए भारत के नए कानून लाने की दिशा में मोदी सरकार ने प्रेस और पत्र पत्रिका पंजीकरण विधेयक 2023 को संसद से पारित करा लिया। अब क्या नया कानून अंग्रेजी हुकूमत के ज़माने से चले आ रहे प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम 1867 का यह स्थान लेगा। प्रेस एवं पत्र पत्रिका पंजीकरण विधेयक 2023 के नए कानून में किसी भी कार्यालय में गए बिना ही ऑनलाइन प्रणाली के जरिए पत्र पत्रिकाओं के शीर्षक आवंटन और पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल और समकालिक बना दिया गया है। सबसे ज़रूरी चीज़ यह है कि प्रकाशकों को जिला मजिस्ट्रेट या स्थानीय अधिकारियों के पास संबंधित घोषणा को प्रस्तुत करने और इस तरह की घोषणाओं को प्रमाणित कराने की ज़रूरत नहीं होगी। इस बिल के पास होने के बाद मीडिया जगत में खुशी का माहौल है। आइए देखते हैं क्या कुछ कहा विभिन्न मीडिया संस्थानों से जुड़े वरिष्ठ संपादकों ने इस नए कानून के बारे में। 1.5 सदी से जो अंग्रेज़ों के ज़मानों से जो बिल चला आ रहा था, इसमें बहुत सारी विसंगतियाँ आ गई थी, बहुत सारी उसमें कमजोरी थी, बहुत सारी चीज़ें बदल गई थी। उसको बदलाव करने का एक बड़ा कदम उठाया गया है। इससे न केवल समाचार पत्रों और जो तय अवधि वाली पत्रिकाएँ होती हैं उनका प्रकाशन, उनका संचालन सुगम होगा, बल्कि प्रेस का इससे जुड़े जो कानून थे उनमें बड़ा बदलाव किया गया। सजा का कानून हो या अधिकार का कानून हो, कई बिंदुओं पर ऐसे बदलाव किए गए हैं जिससे मीडिया को और ज़्यादा फैलाव का और ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करने का मौका मिलेगा। समाचार पत्रों और पत्रिकाएँ हों, और पूरा जो एक नया आप देख रहे हैं पर्यावरण बना है पूरे दुनिया में खबरों को लेकर के, उसमें और ज़्यादा से सटीकता आएगी। और कुश्ती के पूर्व खिलाड़ी सुनील राणा का कहना है कि कुश्ती संघ के चुनाव सही तरीके और सही माहौल में हुए हैं और ऐसे में अब सभी पक्षों को मिलकर कुश्ती की भलाई के लिए कार्य करना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने इस बात की खुशी जताई कि कुश्ती संघ को नया अध्यक्ष मिलने के बाद जमीनी स्तर पर कुश्ती से जुड़ी विभिन्न प्रतियोगिताएं एक बार फिर से देखने को मिलेगी। चुनाव सही तरीके से हुए। चुनाव में एक पार्टी हारती है, एक पार्टी जीतती है। तो अभी चुनाव हो चुके हैं, उसमें जो बॉडी जीती है वो रेसलिंग के लिए काम कर रही है। बहुत अच्छा हुआ, लेट हुआ, पर चलो अभी लेट हुआ तो ठीक है। कुश्ती को नुकसान नहीं होना चाहिए। अभी जो बॉडी बनी है उसको काम करने देना चाहिए। और उसमें रेलवे से जो सेक्रेटरी बने हैं वो रेलवे से हैं, तो सभी मिलकर सरकार चलाए, फेडरेशन चलाए, और जो बच्चों का नुकसान हुआ है 2 साल में उससे बचा जा सकता है। न्यूज़ नाइट के इस अंक में बस इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार। न्यूज़ नाइट के प्रायोजक थे वंडर सीमेंट इस्तेमाल कीजिए, फर्क नजर आएगा।